हेलो दोस्तों। अटैकिंग प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग ऑलरेडी दो वीडियो कवर कर चुके हैं फिजिक्स में। आज तीसरा वीडियो है। देखिए, ये फिजिक्स में जो सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई वाला सिलेबस है पूरा। मतलब सीबीएसई 10th क्लास का जो सिलेबस है वो पूरा फिजिक्स में है। और आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 उसके कुछ लिमिटेड सिलेबस दिए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर। बस और भी टॉपिक कवर करेंगे, पर आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 के लिए हीट एंड टेम्परेचर ये एक ही टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग। और आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 के लिए मैं अलग से एक सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें पूरा एक वीडियो में हम लोग पूरा फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर करेंगे। अराउंड 100-120 क्वेश्चंस रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग एक पूरे सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस? तो आज जो टॉपिक मैं कवर करवाने वाला हूँ वो ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, हीट एंड टेम्परेचर, जो एएलपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों? तो आज ये इतना टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, और पिछले दो वीडियो में मैंने काफी सारे टॉपिक कवर करवा के रखे हैं, तो वो सारे टॉपिक भी आप एक बार जाके देखिए। पहला क्वेश्चन, इफ देर इज नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट विल कॉज टू स्टॉप इट। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो उसे रोकने का क्या कारण होगा? तो इम्पल्स, स्ट्रेस, फ्रिक्शन, स्पीड, आवेग, तनाव, घ- घर्षण, गति। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है, चल रहा है, मूव हो रहा है, तो वो उसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा है। जब उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें उससे रुकने का क्या कारण हो सकता है? एक ही एक कारण हो सकता है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही वो एक समय के बाद जाके रुकेगा ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो फिर कैसे रुकेगा? वो मूव करते जाएगा। तो इसका आंसर होगा फ्रिक्शन। अब इम्पल्स क्या है? इम्पल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके। और स्पीड तो सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। ओके। व्हेन द कार टेक टर्न्स व्हाट इज द फोर्स दैट पुश आउटवर्ड। जब कार मुड़ती है तो वह बल क्या है जो हमें बाहर की ओर ढकेलता है? देखिए गाइस, जो भी ऐसे आप सर्कुलर मोशन में हो या एक टर्न कर्व पाथ में हो, आप अगर कर्व पाथ में हो, तो अगर आप उसमें मूव कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, तो अगर आप बाहर की डायरेक्शन में अगर आप फेंका रहे हैं, या आपका फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। वही अगर आप एक सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं और फोर्स आपका इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है, सब तरफ से फोर्स अगर इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इनवर्ट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स और आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि कोई भी दो बॉडी अगर कांटेक्ट में आए और स्लाइड करते वक्त जो कोई भी रेजिस्टेंस उसमें लग रहा है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स सेम एज स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की तरफ आउटवर्ड हम लोग फेंकाते हैं, आउटवर्ड क्वेश्चन में पूछा है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क यूज इन डेयरी इज कॉल्ड। डेयरी में उपयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम से को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए गाइस, दूध है, दूध से क्रीम जो निकल रहा है वो दूध से बाहर फेंका रहा है, आउटवर्ड फेंका रहा है, तो आउटवर्ड से क्या होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ओके। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? कोई भी सॉलिड पार्टिकल में अगर कोई भी सॉलिड मैटर में अगर उसके पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में अगर अरेंज है तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि सर्टेन आप
जैसे एक एग्जांपल क्रूड ऑयल का ले लो, आपने क्रूड ऑयल डाला और उसे नीचे से हीट दिया, तो अलग अलग टेम्परेचर में इसके अलग अलग प्रोडक्ट निकलेंगे, तो उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। डिकैंटेशन क्या होता है? डिकैंटेशन वो होता है जैसे कि मान लो आपने एक वाटर में चॉक पाउडर को घोल दिया, ओके, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, उसको वैसे ही रख दोगे तो चॉक का पाउडर पूरा नीचे आके सेटल हो जाएगा और ऊपर पानी, तो हम ऊपर से पानी को निकाल लेंगे, तो उसे डिकैंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। When an object move along a circular path, force acting on a rotating object toward the center। देखिए गाइस, अब ये सेंटर की तरफ बोल रहा है कि भाई जो भी फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ऑर्डिनरी फोर्स जो हम लोग पुश करते हैं वो ऑर्डिनरी फोर्स है। एंगुलर फोर्स क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करते समय जो फोर्स लगता है उसको एंगुलर फोर्स बोलते हैं। एंगुलर फोर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? एक टाइप का टॉर्क को भी हम लोग एंगुलर फोर्स ही बोलते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, न्यूटन मीटर पर केजी का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ सैटेलाइट एंड द अर्थ एक्सेलरेट। देखिए, ये सैटेलाइट और अर्थ है, मान लो ये आपका अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये एक सैटेलाइट है जो रोटेट कर रहा है, अर्थ के अराउंड ऐसा रोटेट कर रहा है ये। ठीक है, अर्थ के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो भाई ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो ये रोटेट कर रहा है, वरना ये इधर उधर नहीं चले जाता, कहीं भी चले जाता जी। ठीक है, तो ये अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई अर्थ के तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तभी ये इनवर्ट की तरफ उसका फोर्स जा रहा है ये। तो अर्थ, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जाने वाली। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। प्लेनार फोर्स जो नॉर्मल प्लेन में लगते हैं 2D में, वो प्लेनार फोर्स होते हैं। When an object rotate at uniform circular motion, what which of the following change at its point? जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूमती है तो प्रत्येक बिंदु में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए गाइस, जब कभी भी आप अगर एक सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं तो हर सेकंड, हर एक मोमेंट पे आपका चेंज क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपका वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी आपका चेंज होगा। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे ऐसा याद रखिए, अगर आप एक कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपका वेलोसिटी हर सेकंड चेंज होते रहेगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई हर सेकंड आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? आपका वेलोसिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी एंड इनर्शिया आल्सो इज वन काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज देन इट्स टाइम पीरियड। देखिए, ये मैंने एक पेंडुलम बनाया, सपोज ये एक बॉल है, इसको मैंने ढुलकाया तो ये ऐसे ऐसे करके गया, ये तो इधर ये 1 सेकंड लगा रहा है और इधर ये 1 सेकंड लगा रहा है। टोटल टाइम पीरियड इसकी बन रही है 2 सेकंड की। ठीक है, अब एक सर्टेन टाइम के बाद हुआ ये कि मैंने इसकी लेंथ को लंबी कर दी। अब मैंने इसकी लेंथ को मैंने यहां तक ले आया, यहां तक लाने के बाद मैंने इसकी लेंथ को बड़ा कर दिया। अब देखिए, अब क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, सपोज इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो यहाँ पे ये 1.5 सेकंड लगा रहा है और ये 1.5 सेकंड लगा रहा। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड इसकी क्या हो गई? 3 सेकंड। ठीक है, तो क्या हो गया? टाइम पीरियड इसकी बढ़ गई। अगर लेंथ इसकी इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड भी बढ़ गई, तो आंसर होगा विल इंक्रीज, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाज गिवन बाय,
ग्रेविटेशन किसने दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय, बताइए। इसको दिया है आइजैक न्यूटन ने। ओके, आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है। अब देखिए, ये गैलीलियो जी हैं। गैलीलियो जी ने किसका खोज किया था? इन्होंने खोज किया था टेलीस्कोप का, जिससे हम स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इनका योगदान फिजिक्स में रहा है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा गया है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कि, किसने कहा था? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, इन्होंने ये तक बताया था कि भाई मून में माउंटेन है, मून में माउंटेन है, या फिर जुपिटर प्लैनेट में भी एक मून है, ये उन्होंने कहा था। इन्होंने ही खोजा था कि सैटर्न में रिंग टाइप का कोई चीज है। ओके, तो ये इन्होंने इतना सब कुछ देखा था, और इनका फिर अराउंड ये सब कुछ इन्होंने 1500 के अराउंड इन्होंने डिस्कवर किया था। सोच लो उस समय इतना सब कुछ इन्होंने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में बस इतना याद रख लो कि भाई 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब ये नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज किस चीज में मिला था इनको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। ठीक है, अब चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जी का क्या कंट्रीब्यूशन था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन जी का कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? ग्रीन पी पे। ये भी क्वेश्चन आता है गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा। Each object of the universe attract another object by a force is proportional to। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को किसके समानुपाती बल द्वारा आकर्षित करती है? तो ये आकर्षित करती है। देखिए भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2, ये दोनों मास है, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड ये जो g की जो वैल्यू होती है, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। ओके, और इसको बताने वाले कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश जी ने बताया था। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई दो ऑब्जेक्ट है, इच ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू। ये फोर्स है, ये किसके किसके प्रोपोर्शनल है? दो मास है, m1 और m2, ये दोनों मासेस के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये इसका आंसर होगा। या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, पर ये ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो हम आंसर सी को टिक लगाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका आंसर होगा 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर केजी स्क्वायर। देखिए गाइज, यहाँ पे न्यूटन ऐसे होगा, यहाँ पे न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, केजी इनवर्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे केजी स्क्वायर होगा। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। आप लोग इसकी यूनिट भी याद रखिए, यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. Which one of the following is not true about the Kepler's rule for planetary body? गृह पिंडों के लिए केपलर्स के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, नॉट ट्रू बोल रहा है. ठीक है. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्टिकल विद सन एट वन ऑफ द टू फोसाई. एट वन ऑफ द टू फोसाई. देखिए गाइस, इलेप्टिकल मोशन में मूव होना जरूरी है. कोई भी प्लैनेट का प्लैनेट कहलाना मतलब उसको इलेप्टिकल मोशन में मूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरा, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग अ प्लैनेट एंड सन मेक्स एन इक्वल एरिया आउटसाइड ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखिए गाइस, अब ये कह क्या रहा है कि मैंने यहां से लेके यहां तक एक एरिया ले लिया. ठीक है. लाइकवाइज मैं यहां से लेके यहां तक ये एक एरिया ले लेता. तो मान लो मैं ये कलर ले, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों सेम होना चाहिए इनके हिसाब से. ठीक है. तो ये सेकंड वाला इक्वेशन भी सही है. अब थर्ड वाला ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट. अब देखिए यहाँ पे ये कह के आ रहा है कि भाई ये इलेप्टिकल मोशन में ये प्लैनेट मूव कर रहा है. अब मैं अगर इसकी रेडियस को ले लेता हूँ, यहां से लेके यहां तक इसकी रेडियस है. ठीक है. तो ये टाइम पीरियड जितना भी मूव कर रहा है, रोटेशन का जो टाइम पीरियड है, वो इसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो उसके रेडियस के स्क्वायर का, रेडियस के क्यूब के बराबर होना चाहिए. ये इनका कहना है. ठीक है. टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का क्यूब. ये आप याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो पहला इलेप्टिकल में होना चाहिए. दूसरा, जो भी एरिया होगा, एरिया कवर करेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में, वो दोनों सेम होना चाहिए. और दूसरा, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेमी प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम रेडियस भी बोलते हैं, सेमी प्रिंसिपल एक्सिस भी इसको हम लोग बोलते हैं. द ऑर्बिट पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट. भाई मास ऑफ द प्लैनेट पे बिल्कुल कतई नहीं निर्भर करता है. तो इसका आंसर डी हो जाएगा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट exceeds the normal distance by 6 times, the force gravity will be. यदि दो वस्तु के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा? क्वेश्चन मार्क. तो देखिए, अब जो फोर्स है वो m1 m2 बाई आर का स्क्वायर है. अगर r क्या है? r डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. भाई ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है? आपकी r है. अब इस डिस्टेंस को इन्होंने 6 गुना बढ़ा दिया. ठीक है. तो मैं अगर, अब देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इसको मैं 1 ले लेता हूं मैं. अब मैं F2 लिखूंगा तो 1/6 आर का होल स्क्वायर लिखूंगा. और F2 इज इक्वल टू क्या करूंगा? 1/36 आर का स्क्वायर. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F2 इज इक्वल टू 1/36 F1 लिख सकता हूँ. तो F1 क्या हो गया? F2 क्या हो गया? F1 का 1/36 टाइम हो गया. तो आंसर विल बी सी. ठीक है. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द लूनर स्पेस? लूनर स्पेस मतलब क्या होगा? मून. किसी वस्तु की भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 6 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर उसका भार क्या होगा? ठीक है. तो हमें पता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मून जो होता है 1/6 टाइम वेट इन अर्थ. ठीक है. तो भाई हमें अर्थ में कितना मिल रहा है? 60 न्यूटन मिल रहा है. ठीक है. तो इसको हम कैंसिल करेंगे 10 टाइम. तो मून में जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा? 10 न्यूटन हो जाएगा. तो आंसर आपका ए हो जाएगा, 10 न्यूटन. ठीक है. हु डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? प्लैनेटरी मोशन, भाई प्लैनेट जो है वो
ऐसे रोटेट कर रहा है भाई, यही प्लैनेट है। अगर प्लैनेट कहीं से घूम घाम के आके सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है तो वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा। प्लैनेट कहलाने के भी कुछ सर्टेन नियम है कि हाँ भाई ये अगर ऐसा रोटेट कर रहा है तभी ये प्लैनेट कहलाएगा। तो ये नियम देने वाले कौन थे? ये नियम देने वाले केपलर थे। आइंस्टाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिजिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। गैलीलियो जी जो टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे, ओके, टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे। मून में माउंटेन है इस चीज का भी पता किए थे। जुपिटर में कोई मून है इस चीज का भी पता किए थे इन्होंने, ओके। एंड सैटर्न के अराउंड कुछ रिंग्स हैं, इन्होंने ही पता किया था उसके बारे में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है पिछली वीडियो में। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ओके। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इट कॉल्ड, किसी पदार्थ के बिना टूटे विकृत होने की क्षमता को कहते हैं। विकृत होने की क्षमता को कहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मैं यहां पर भी लगा देता हूं। चलो भाई, कोई भी बॉडी है वापस से इतना तो कम से कम फैल जा रहा है कि वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं हम उसे, ओके। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा प्लास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इलोंगेट करेंगे तो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म को ये फॉर्म कर लेगा, जिसे हम डिफॉर्म कहते हैं। A drop of fluid is combined because attraction of its particle minimize its possible area. The phenomena is called, किसी द्रव की बूंद इसलिए संयोजित होती है क्योंकि उसके कणों के आकर्षण उसके संभावित क्षेत्र के न्यूनतम कर देता है। इस घटना को कहते हैं, देखिए गाइस ये सिंपल एक डेफिनेशन है कि भाई दो ड्रॉप है आपस में जब टच होते हैं तो वो मिल क्यों जाते हैं, काइंड ऑफ, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से मिल जाते हैं, ओके। अपने एरिया को मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स इतने रहते हैं कि वो इजिली एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं, ओके। किपलरी एक्शन मतलब ये विक कैंडल वाले एग्जाम्पल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। विस्कोसिटी इज लाइक लिक्विड फ्रिक्शन, इससे आप लिक्विड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। और अगर इसका डेफिनेशन आप कहें तो फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ये भी कहा जा सकता है विस्कोसिटी, ओके। या फिर किसी भी कॉटन अगर इंक को सोक कर रहा है तो उसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सरफेस टेंशन। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्पेरिकल, किस गुण के कारण पानी की गिरती हुई बूंद गोलाकार होती है? पानी की गिरती हुई बूंद सरफेस टेंशन की वजह से वो गोले आकार में हो जाती है, ओके। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन? देखिए इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा और अच्छा से एलैबोरेट कर देता हूं मैं। सपोज मैंने ये टंकी ले लिया, ये पानी भरा हुआ कुछ इस तरीके से पानी भरा हुआ, और ये बॉल है प्लास्टिक की बॉल, ठीक है। तो प्लास्टिक की बॉल ऊपर तैर रही है। अब पानी के वजह से जो फोर्स इसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस अपवर्ड डस्ट को हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स, ओके। इसे हम क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। On the basis of the buoyancy theory, the ship float in water, which scientist is first credited with the identifying this principle? भाई जो नाव है वो पानी के ऊपर कैसे तैरता है? वो बॉयंसी फोर्स की वजह से तैरता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? वो थे आर्चिमिडीज, ओके। आर्चिमिडीज, रदरफोर्ड जो प्रोटॉन की खोज किए थे और न्यूक्लियस की खोज किए थे, न्यूक्लियस की खोज किए थे। नील्स बोर, इनका क्या योगदान था? इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक डिस्क्रिट ऑर्बिट में मूव करता है, इनका योगदान था। केपलर जी, इन्होंने कहा था, बताया था कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होता है, प्लैनेटरी मोशन कैसे होता है, इन्होंने बताया था केपलर जी ने।
When a body is completely or partially immersed in a fluid, this body experiences a force equal to the weight of the displayed fluid. This principle is known as, जब कोई पिंड पूरी तरह या अधिक आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डूबा होता है तो उस पिंड पर विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर बल लगता है। इस सिद्धांत को कहते हैं, देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूं मैं। ये पानी है, कोई अभी इस पूरे पानी में कोई एक वस्तु है, मान लो कोई एक वस्तु है जो तैर रहा है, ठीक है। तो इस वस्तु में कोई ना कोई तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से तैर रहा है, वरना ये डूब जाता। ओके, नहीं, या फिर कोई वस्तु जैसे मान लो इसके ऊपर है, इसमें भी तो कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी तो ये पानी के अंदर तैर रहा है, ठीक है। तो इन दो चीजों को समझाने वाले कौन थे? आर्चिमेडिस प्रिंसिपल जी। इन्होंने ही समझाया था कि भाई इसे इस बॉयंसी फोर्स के कारण ये पानी में तैरते रहते हैं या फिर पानी के सतह के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। प्रेशर इज डिफाइंड एज, ये सबको पता है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया। इन विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। देखिए गाइस, ये वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी है 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ओके, अब इसकी डेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो भी डेंसिटी इसकी, मतलब इसकी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी इसकी डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर यदि कम करोगे तो भी इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वाटर की डेंसिटी। ओके, तो दिस इज द कॉमन क्वेश्चन गाइस, रेलवे इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है ये, ठीक है। तो इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क लगा दीजिए, क्या पता घूमते घामते फिर से पूछ दे इस क्वेश्चन को वो। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, डेंसिटी क्या कहते हैं? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका आंसर ए हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स का डेफिनेशन। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर, प्रेशर का डेफिनेशन। तो ये और मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये डेंसिटी की होती है। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस कहीं पर क्वेश्चन में दिया, ये फ़ारेनहाइट में, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब 37 डिग्री सेल्सियस को हम अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे इसको हम, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? तो जनरल फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। सी माइनस, सॉरी, सी माइनस 100 is equal to f minus 32 divided by 180 is equal to Kelvin minus 273.15 divided by 100। ये सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ओके, अब हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो C डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अच्छा, C कितना दिया हुआ? C हम लोगों ने 37 डिग्री सेल्सियस लिया है। ओके, F माइनस 32 डिवाइड बाई 180, तो 37 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 37 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइड बाई 100 प्लस 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी, या फिर इसको ऐसे याद रख लीजिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6।
98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। ओके, जिसकी वैल्यू होती है। लाइकवाइज हम केल्विन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। केल्विन में क्या है, ऐड कर दीजिए इसमें, तो केल्विन में हो जाएगा अराउंड 300 केल्विन। कन्वर्ट 372 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, तो ये सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू के माइनस 273.180। इसे हम लोग -273 ही सिर्फ ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट में नहीं गिवन है इसलिए। तो सेल्सियस कितना दिया हुआ, 372 बाई 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइड बाई 180। तो 372 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 180 प्लस 273, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखिए। अच्छा सॉरी गाइस, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला ही गलत पुट किया। केल्विन में जो होगा वो होगा आपका डिवाइड बाय 100 होगा, डिवाइड बाय 100। ओके, तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो ये पूरा हम लोग फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय 100 होगा तो डायरेक्टली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 372 इज इक्वल टू के माइनस 273। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू 372 प्लस 273। इसका आंसर हो जाएगा 645 केल्विन। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। केल्विन का सिंपल फॉर्मूला आप ऐसे याद रख लिए, जो भी सेल्सियस का दिया रहेगा प्लस उसको उसमें आप 273 कर दीजिए, जो भी सेल्सियस आपका दिया रहेगा, ठीक है। केल्विन निकालने के लिए डायरेक्टली उसमें 273 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका केल्विन निकल जाएगा। -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू -273 डिग्री तापमान बराबर क्या होता है। सारा का सारा ऑप्शन केल्विन में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको केल्विन, देखिए केल्विन का मैंने अभी जस्ट बताया था कि आप जो भी सेल्सियस में दिया रहेगा उससे हम 273.15 ऐड करेंगे, तो ये सेल्सियस कितना दिया, -273.15 प्लस 273.15, तो क्या आ जाएगा, 0 केल्विन आ जा रहा है, 0 डिग्री केल्विन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। गाइस यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि सम टाइम मैं 273.5 ले रहा हूँ, सम टाइम 273 ले रहा हूँ, डिपेंड ऑन ऑप्शन। ऑप्शन आपका जैसे दिया रहेगा आप वैसे उसको लेके चलिए। विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन, दोनों लिक्विड और सॉलिड कंडीशन में कब एग्जिस्ट करता है वाटर, लिक्विड एंड वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस में आप कभी भी जाके देखिएगा कोल्ड कंट्रीज में, ठंडे देशों में जो बर्फ जमे रहती है वो ऊपर की सतह में सॉलिड रहती है, लेकिन नीचे लिक्विड रहता है वो। ओके, तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों कंडीशन रहते हैं आपके 0 डिग्री सेल्सियस में। बोरोसिलिकेट ग्लास इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन बिकॉज, माइक्रोवेव ओवन में बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि, ठीक है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई, माइक्रोवेव ओवन में अगर हम बोरोसिलिकेट ग्लास इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाई हीट रेजिस्टेंस होता है उसमें, इसलिए वो उस ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज ग्लास क्या के बिखर जाएगा, कांच ही कांच फैल जाएगा फिर, ठीक है। विच ऑफ दिस इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, ठीक है। तो ग्राफाइट इसका आंसर होगा, ग्राफाइट बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, बैड
कंडक्टर ऑफ हीट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट कहाँ पे यूज होता है? हमारे पेंसिल में। पेंसिल जो रहता है ना अपना, जो लिखते हैं वो। मीका एक इंसुलेटर है, मीका इंसुलेटर, जो जनरली मोटर या मोटर जनरेटर में यूज किया जाता है। जो इंडक्शन मोटर होते हैं वो सारे मोटर्स वगैरह में हम लोग इसको यूज करते हैं मीका। बैकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिसको हम लोग ये मतलब एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इस वजह से हम लोग इसको किचन किचन एप्लियंस में भी यूज करते हैं। किचन वगैरह में भी जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्राई एयर, जिसमें कोई नमी ना हो, सूखा पड़ा हुआ हवा। Which of the following resistor is known as the heat sensitive resistor? Is heat sensitive heat, with the name itself we understand thermistor। थर्मिस्टर जो होता है बहुत हीट सेंसिटिव होता है, बहुत ही। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल पावर को ये एम्पलीफाई करने के काम आता है। ठीक है, ये एक डिवाइस है, समझ लो एम्पलीफाई करने के काम आता है। कैपेसिटर ये भी एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ओके, इट डज नॉट अलाउड चेंज इन द वोल्टेज। वोल्टेज में चेंज, सडन चेंज आने नहीं देता है कैपेसिटर, ग्रेजुअल चेंज होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर की दो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करके रखता है, दूसरा सडन चेंज इन वोल्टेज नहीं होने देता है ये। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और मैं ऐसे ही सीरीज आपके लिए लेके आते रहूंगा। हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, और इस चैनल पे आपको मेरे तरफ से जितना हो सके उतना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और गाइस कमेंट करके बताइएगा कि एक रिवीजन बैच लेके आना है क्या, जिसमें मतलब एक सिंगल वीडियो में मैं फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज कवर करवा दूंगा, केमिस्ट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, बायोलॉजी के रिवीजन करवा दूंगा, या कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज हैं उसको मैं एक सीरीज में खत्म करवा दूंगा। ओके, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि और क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, और किस किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।